हाँ जी। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर टोटल 14 प्रिंसिपल्स किसके दिए हुए, हेनरी फ्योल के खत्म कर लिए थे। क्या ट्रिक थी बेटा? हाँ डैड। तो ना वो भी इंटरेस्ट और कैपिटल फीलिंग ले रहा है ना? अरे यार, डैड यू सी, यूएसएसआर, ओसी। दोबारा बोल के दिखा। तो इससे पहले क्या बोला था? तो फिर आगे सुनिए। बैठ जा। चलो जी। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे महान मैनेजमेंट के प्रिंसिपल देने वाले सेकंड प्राणी के ऊपर, जिसका नाम क्या था? एफ डब्ल्यू टेलर। क्या नाम है? एफ डब्ल्यू टेलर। अब हमारे टेलर ने बेटा टोटल सिर्फ 4 ही प्रिंसिपल दिए अपने को। कितने प्रिंसिपल दिए टोटल? 4। और इसके प्रिंसिपल्स इतने इंपॉर्टेंट है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातों को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है बेटा, दो टाइप के मैनेजमेंट होते हैं, सुनो ध्यान से। एक होता है जनरल मैनेजमेंट, एक होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। बोलो फिर से। एक होता है जनरल मैनेजमेंट और एक होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। एग्जाम में दो क्वेश्चंस आते हैं। हु इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट? द आंसर इज हेनरी फ्योल। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? द आंसर इज एफ डब्ल्यू टेलर। तो जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है ना, वो सारे के सारे किसने दिए बेटा आप लोगों को? एफ डब्ल्यू टेलर ने दिए। तो टोटल हमारे भाई साहब ने 4 प्रिंसिपल दिए अपने इसमें। लोच। बड़े इंटरेस्टिंग वे में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ये ध्यान से सुनो। हाँ जी, कितने पॉइंट है टोटल? 4 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट पढ़ना, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। फिर से बोलो, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकंड, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड। फिर से बोलो, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड। थर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। फिर से बोलो, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटर एफिशिएंसी। फिर बोलो, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है बेटा सबसे, वो आप लोगों का है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। और सेकंड इंपॉर्टेंट आप लोगों का हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड। जो थर्ड है बेटा, वो सेकंड वाले का एक्सटेंडेड वर्जन है बस, और फोर्थ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट है ही नहीं। फर्स्ट पढ़ना है मेनली और सेकंड पढ़ना है। सेकंड तो भाई, थर्ड जो है वो सेकंड वाले का बस एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, समझे इनको क्या कहना चाह रहे हैं ये? चलो, सबसे फर्स्ट क्या नाम है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। देखो ये तुम लोगों को दिख रहा है थंब है, हाँ या ना? अब बिल्कुल सीधा ही है। तो हमारी जो बिजनेस है ना बेटा, क्या हमारा जो ये एफ डब्ल्यू टेलर है, वो पता है क्या कहता है? कहता है भाई, आपने जो अपने बिजनेस में डिसीजंस ले रखे हैं, या जो भी आपने अपनी स्ट्रेटेजीज बना रखी हैं, या कई बार तुमने सुना होगा ऐसा होता है ना कि मेरे दादा परदादा के जमाने के टाइम से हम ये बिजनेस चलाते हुए आ रहे हैं, हम तो ऐसा ही रखेंगे, चेंजेस नहीं करेंगे। भाई करना पड़ेगा यार। आज की इकोनॉमिक डिमांड क्या है? चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। भाई अगर आप लोग अपने उसी पॉइंट पे रहोगे, तो आप लोगों को दिक्कत आ जाएगी। अब एक बात बताना, क्या आज के टाइम में बिजनेस कभी बिना उधार के चलता है क्या? पॉसिबल नहीं, जितना मर्जी एफर्ट लगा लो, बिना उधार के बिजनेस चल ही नहीं सकता। बट आपने अभी भी भाई रूल फॉलो कर रखा है कि नहीं, हम तो ओनली एंड ओनली कैश बेसिस यूज करेंगे। कर लो भाई, कस्टमर नहीं तुम्हारे पास आने वाला। ठीक है ना? तो आपको मतलब क्या बोलते हैं, टाइम के हिसाब से आपको चीजों को बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैंने नोकिया वाला दिया था आप लोगों को यहाँ पे, अगर याद होगा। क्या बताया था मैंने आपको? नोकिया की कंपनी टॉप मोस्ट कंपनी होती थी हमारे इंडिया के अंदर। यस और नो? नोकिया 1100, नोकिया 1110, नोकिया 1200, ये बहुत बिकते थे भाई साहब मोबाइल। अब सबसे पहला फोन लॉन्च किया था हमारी नोकिया ने, कौन से वाला? टच स्क्रीन फोन। प्राइस बताया था तुम्हें मैंने, 60 से 70 हजार रुपए का फोन लॉन्च किया था। अब सोच के देखो, क्या वो किस कैटेगरी के लोगों के लिए था? हाई क्लास रिचर सेक्शन के लिए। तो क्या रिचर सेक्शन के लिए अगर ये था, तो लोअर सेक्शन के लिए क्या टच स्क्रीन फोन नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। तो उनको क्या करना चाहिए था? कैटेगरी वाइज फोन्स बनाने चाहिए थे, हाँ या ना? बट उन्होंने ऐसा किया नहीं। अब इसलिए आज कंपनी तुम्हें नोकिया की दिखती है क्या कहीं पे भी? नहीं। तो भाई वो किस पे अड़े हुए थे? नॉट रूल ऑफ थंब पे अड़े हुए थे। बोलो भाई, उनको चेंज करना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी कहती है कि अगर आप लोग इसको चेंज, बिजनेस कहता है अगर चेंज नहीं करोगे ना, तो आपकी कंपनी की बिल्कुल डूब जाएगी। मतलब आप लोग अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। सुनो ध्यान से।
दोबारा से चलाता हूँ, एक सेकेंड और रुको। सुनो बेटा ध्यान से, बस बोलो नहीं। ये देखिए, पहले हमारा बिजनेस क्या था और आज क्या है। और अगर ये देखिए, पहले हमारा बिजनेस क्या था और आज क्या है। और अगर इसी तरह हमारी माचिस की सेल्स गिरती रही तो हमारी फैक्ट्री का क्या होगा। बॉस, जब आपके बुजुर्गों ने ये फैक्ट्री खोली थी उन दिनों मुकाबले का जमाना नहीं था। आज कॉम्पिटिटिव एज है, लोग नई चीज को देखकर पुराने को भूल जाते हैं। आखिर बॉस, नया नया होता है और पुराना पुराना। और क्या कहना है? बस ये अर्ज करना है कि इस फैक्ट्री के सिलसिले में ये प्लान जो मैंने आपके सामने पेश किया, ये अगर ना माने गए तो लोग कबूतर की सूरत से भी नफरत करने लगेंगे और कोई नहीं हो सकता। शायद तुम ये बात भूल गए हो चंदर, लक्ष्मी भवन की कबूतर ब्रांड मैचेस फैक्ट्री सन 1870 में शुरू की। हर शख्स लक्ष्मी भवन के नाम से हर शख्स ब्रांड मैचेस फैक्ट्री। और ये भी याद, ये माचिस की डिबिया जैसी थी, वैसी की नहीं। इस पर जो कबूतर का लेबल लगा है वैसे की वैसे। इस मैच में 60 सलाइयां थी हैं और हमेशा साथ ही रही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि छोड़ दीजिए, वक्त बदल रहा है। वक्त बदल जाए, दुनिया बदल जाए, लक्ष्मी भवन का नाम नहीं बदलेगा उस घर। हाँ जी, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? अब वो बंदा बार बार फोर्स कर रहा है उस बंदे को, क्या कि भाई चेंज करो यार। अब तुम्हारी कंपनी कब की है? 1857 से चल रही आ रही है। अब इसके ऊपर जो लेबल लगा हुआ है या कबूतर का जो लोगो लगा है उसको बदलो। वो कह रहा है, मार्केट कह रही है, वक्त कह रहा है, वो आगे टाइम बदलने का, लेकिन ये क्या कह रहा है? ना भाई, मैं तो वहीं का वहीं रहूंगा जैसे मैं था। बिल्कुल बदलना भी चाहिए यार, अगर आपको लग रहा है कि नीड है तो बदलो। बोलो, समझ में आया? हाँ जी सर, क्लियर हो गया? ये दोबारा सुननी है, दोबारा सुनने की तो नीड नहीं होगी। एक बार दोबारा। ये देखिए, भाई मूवी नहीं चला रहा मैं, सुन लो। और आज क्या है। अब और सुनो, ध्यान सुनाएगा एक बार। सेल्स गिरती रही तो हमारी फैक्ट्री का क्या होगा। बॉस, जब आपके बुजुर्गों ने ये फैक्ट्री खोली थी उन क्योंकि दिनों इनकी मुकाबले का मार्केट जमाना बिल्कुल नहीं चल नहीं था। रही थी। आज कॉम्पिटिटिव एज है, लोग नई चीज को देखकर पुराने को भूल जाते हैं। आखिर बॉस, नया नया होता है और पुराना। अगर इसका तुम्हें बेस्ट एग्जांपल दूं ना, वो वाला आजकल जैसे मोबाइल्स भी तुम लोग ले सकते हो, वीवो, ओप्पो। मतलब अगर कोई कंपनी चीज को नहीं बदलेगी ना, अब जैसे तुम्हें पता होगा, कैमरा लगा के चलो, 64 मेगापिक्सल, 128 मेगापिक्सल, भाई डिमांड है मार्केट की यार, आपको देना पड़ेगा वो चीज। अब तुम्हें पता होगा, शायद एक नैनो गाड़ी आई थी, हाँ पीछे टाटा ने लॉन्च की थी, तो सरवाइव अच्छे से नहीं कर पाए, बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं थी, बंद कर दी उन लोगों ने। समझ में आया? पता होगा टाटा नैनो, उन्होंने एक गलती की थी, कोई बता सकता है क्या गलती थी? हाँ, बोलो नहीं प्लीज। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, नहीं, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट रीजन क्या था। उन्होंने सिर्फ अपनी एडवर्टीजमेंट करते हुए सिर्फ एक गलती की थी, और एक गलती का उनको इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा था, हद से भी ज्यादा। वो क्या है गलती की तुमने, मैं वो आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। एनी आइडिया, एनी गेस? कोर सेक्शन के लिए निकाली थी पर उन्होंने हम्म। इनको सपोर्ट ही नहीं, मतलब ऐसा ही कुछ नहीं किया। नहीं नहीं, कुछ और उन्होंने और भी था। ये तो जेन्युइन दिया था उन्होंने, बट प्रैक्टिकली कुछ और था। इसका बैकग्राउंड रीजन कुछ और ही था। सामने तो बेटा लाना पड़ेगा, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सामने आ नहीं सकता, जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। उन्होंने बेसिकली क्या एडवर्टीजमेंट में किया था, एक ना, जब उन्होंने अपनी वो बंद कर दी गई थी, इंस्टेंटली बंद कर दी थी एडवर्टीजमेंट उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया था, एक आदमी, उसके 3 टिंगे मिंगे बच्चे, और उसकी एक बहुत ज्यादा मोटी 100 से 125 किलो की बीवी। अब क्यों बेटे, तो उनको बिठा रखा था बाइक पे, वो बाइक पे जा रहे थे, ऐसे एडवर्टीजमेंट उन्होंने दिखाया था। अब भाई साहब सोच करके देखो कितने बंदे हो गए टोटल, वो 5। क्या सोच के देखो, 5 सीटर की ना तो कोई एक्टिवा आती है, ना ही आप लोगों के लिए कोई बाइक आती है।
अब वो जो मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा है, अब वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो 8-8 10-10 लाख रुपए की गाड़ियां परचेज कर पाए, i10 परचेज कर पाए या कोई भी गाड़ी परचेज कर पाए। तो इन्होंने क्या किया, टाटा ने क्या किया कि हम एक ऐसी गाड़ी बना रहे हैं जो हेल्प करेगी एक मिडिल क्लास फैमिली को। वर्ड क्या यूज कर दिया, मिडिल। अब हर सोच के देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कस्टमर हूं, अब अगर मैं गाड़ी लेने जाऊंगा, एड तो यार अब वर्ल्ड वाइड चल रही है वो तो पूरी की पूरी। अब अगर कोई भी इंसान खरीदेगा उसको, टाटा नैनो, लोग समझेंगे ये तो मिडिल क्लास वाला इंसान है। समझ में आया? तो इससे क्या होगा, समझ में आया क्या लिंक कर पाओ चीजों को, क्या कह रहे हैं, मतलब हर किसी के हाथ में अगर ये होगी तो लोग समझेंगे ये तो भैया मिडिल क्लास वाला है। तो ये उन्होंने सबसे बड़ी गलती की थी अपनी एड देने में। ये समझ में आई बात? वो तो उसके बाद आए थे, इंजन आगे है, पीछे है, दाएं बाएं, छोटा है, बड़ी गाड़ी है, ये वो बात किसी से सारी की सारी गड़बड़ उन्होंने अपनी एड को करते हुए की थी। ठीक है ना? समझ में आया? हाँ जी, वीडियो हो तो गई थी बेटा, पहले हमारा बिजनेस क्या था, फिर से सुन नहीं है आज क्या? क्या है? हो तो गई है, बार और बार अगर कितनी इसी बार तरह हमारी सुनेंगे? माचिस की सेल्स गिरती रही तो हमारी फैक्ट्री का क्या होगा? मूवी बता देता हूँ, वही देख लेंगे, और जब डायरेक्ट नहीं आपके कर सके बुजुर्गों यार, ने ये फैक्ट्री मुझे भी खोली नहीं थी, पता। उन दिनों मुकाबले का जमाना नहीं था। आज अरे बड़े कॉम्पिटिटिव पुराने वर्ल्ड पीढ़े के है। जमाने लोग के नई मैं क्यों चीज को देखूं देखकर यार? पुरानी को भूल जाते हैं। आखिर बॉस, नया नया होता है और पुराना पुराना। और क्या कहना चाहते हो? बस ये अर्ज बस करना बोलो। है कि इस फैक्ट्री के सिलसिले में ये प्लान जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं, ये अगर ना माने गए तो लोग कबूतर की सूरत से भी नफरत करने लगे। चलो, और कोई नहीं हो सकता। शायद तुम ये बात भूल गए हो चंदर, लक्ष्मी भवन की कबूतर ब्रांड मैचेस फैक्ट्री सन 1870 में शुरू की। हर शख्स लक्ष्मी भवन के नाम से हर शख्स कबूतर ब्रांड मैचेस फैक्ट्री। और ये मुझे भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना, चलो आगे, आगे भी बढ़ना है यार, माचिस की डिबिया लट के रहना है। वैसी की वैसी ही रहेगी। चलिए, लिंक कर पा रहे हो? हाँ, तो मैं एग्जांपल बताता हूँ एक। अब मान लो डिब्बी थोड़ा ना यार, 100 है, ये साबुन है, पतंजलि के यूज करके देखो तो पैसे ही मिलेंगे आप लोगों को वो वाले। चलो आगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए बेटा हम लोगों को ना एक मशीन लेकर आनी है, ठीक है, और हमारे पास 4 ऑप्शंस टोटल है। कितने ऑप्शंस नजर आ रहे हैं? 4। एक मशीन की कॉस्ट कितनी है? 50 लाख। दूसरी मशीन की कॉस्ट कितनी है? तीसरी मशीन की कितनी है? और चौथी मशीन की कितनी है? 5 लाख। यहां तक समझ में आया? कितना? 4 मशीन हो गए टोटल। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो बेटा 50 लाख रुपए खर्च का आप लोग करोगे ना, तो आपको इससे जो प्रॉफिट में इंक्रीमेंट मिलेगा ना, प्रॉफिट में जो इंक्रीमेंट मिलेगा, ये ऐसे कह सकते हैं आप लोग इसमें कि 5 लाख रुपए लगाने के बाद आपको प्रॉफिट होगा सिर्फ और सिर्फ 5% का। ये वाली मशीन खरीदोगे तो प्रॉफिट होगा आपको 20% का। ये वाली मशीन करके प्रोडक्शन करोगे तो प्रॉफिट होगा आप लोगों को 10% का। और ये वाली मशीन यूज करोगे तो प्रॉफिट होगा 60% का। बताओ कौन सी आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है? ऑब्वियसली आप लोग कौन सी चूज करोगे? ए वाली, क्योंकि इससे प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है। बेशक से इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगेगी एक बार के लिए, बट प्रॉफिट का आप लोगों का परसेंटेज तो कितना है? ज्यादा। समझ में? ऑब्वियसली बात है यार, महंगी मशीन प्रोडक्शन ज्यादा करके देगी आपको, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगा? कम, तो प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा। अभी तो आपके हाथ में चॉइस है। समझ में आया? तो भाई अगर आप लोग मान लो ये पुराने जमाने में घिसी पिटी वाली ये मशीन यूज कर रहे हो, अब आपको नहीं, ये मैं तो पुरानी मशीन ही यूज करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा नहीं पे, तो वो तो गलत है ना यार। अगर आपको लग रहा है कि चेंज पॉसिबल हो सकता है तो करो यार। अब आपके दादा परदादा के जमाने के टाइम में मान लो ये मशीन ही होती थी और कोई होता ही नहीं था कुछ भी। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ। तुमने वो देखे होंगे, आप लोगों ने देखा है क्या, विंग, वो देखा है, तराजू होता है, एक तराजू बोलते हैं उसे। अब अगर आज के टाइम में हर कोई बंदा करे, ना मेरे दादा परदादा ये यूज करते थे, मैं तो वही यूज करूंगा, मैं तो वही मशीन लाऊंगा ही नहीं, तो पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं हो सकता ना ऐसा। तो समझ में आया? पढ़ो फटाफट जल्दी से, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। हेलो, जल्दी पढ़ो। सोच करके, या देखना आप लोगों को, मतलब कुछ भी धक्के से ऐसा डिसीजन नहीं लेना आपको, हर चीज को सोच विचार करके डिसीजन लेना है। इसका मेन कहने का लॉजिक क्या था? थिंकिंग बिफोर डूइंग, मतलब कुछ भी काम को करने से पहले उसके बारे में प्लान करना, सोचना उसके बारे में। नीचे वाले पढ़ लिया?
कोई डाउट है तो पूछो फटाफट जल्दी। बड़े चलो फिर आगे, क्या नाम है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेड। वर्ड में हार्मनी, पीस और यूनिटी। ओके, और सुना कभी नाम हार्मनी का? क्या होती है हार्मनी? सुन रखे, पता नहीं है क्या होती है, फिर क्या कहती हार्मनी का मतलब होता है बेटा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली आपके जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या फिर एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, मतलब उनके अंदर क्या नहीं हो, डिस्प्यूट्स ना हो, एक नौ पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनी रहे, शांति बनी रहे, पीस बना रहे, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होना बेसिकली। तो वो कह रहे हैं कि आपको अपने बिजनेस के अंदर, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली रखना क्या है, हार्मनी रखनी है, डिस्कॉर्ड नहीं करना है। थोड़े डिटेल में चलते हैं इसके अंदर, बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या हुआ? अरे जल्दी करो ना! अरे क्या हुआ? नारायण का हाथ कट गया, हाथ कट गया। चलो लाडला अस्पताल ले चलते हैं। अरे संभाल के, संभाल के, संभाल के, संभाल के। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? राजू भैया, मेरा मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम्हारी अस्पताल। ड्राइवर, ये माधुरी दीक्षित है ना शायद, गाड़ी मुझे दीक्षित से नहीं दे रही। मैडम, राजू भैया जबरदस्ती आपकी गाड़ी अस्पताल ले गए हैं। व्हाट? हाउ डेयर ही टेक माय कार। पता होगा आप लोगों को इसके बारे में, आई थिंक सारा देखी हुई आप लोगों ने, है ना? क्या था सर, मुझे बताना। अच्छा हुआ राजू के तुम लोग उसे वक्त पर अस्पताल ले आए। 5 मिनट और लेट हो जाते तो शायद मुझे उसका हाल काटना पड़ता। सुन दो यार। नहीं, he will be all right. ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। चलो। अब यहाँ पे क्या यूज हुआ है, डिस्कॉर्ड या हार्मनी? यहाँ अब क्या होएगा, ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट। गौरव इधर ध्यान से ना देख बेटा। मेरी इजाजत के बिना तुमने मेरी कार को छुआ के आपको करीब आकर देखकर मैंने सोचा कि आप मुझसे नारायण का हाल पूछें। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। मैडम, सड़क पर कोई हादसा हो जाता तो पराया आदमी व्यक्ति को अपनी कार में बिठाकर अस्पताल पहुंचाता, फिर नारायण तो आपका ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। तो जवाब ये है कि उसे अस्पताल पहुंचाना ही जरूरी था। एम्बुलेंस के आने का इंतजार क्यों नहीं किया? एम्बुलेंस का इंतजार करता उसका हाथ काटना पड़ता। उसका एक हाथ कट जाने से हमारे पास नहीं। मगर बिना हाथ के वो कहाँ नौकरी करता? उसके छोटे-छोटे बाल बच्चे सड़क पर आ जाए। उसके बच्चों के खाते हम नारायण को 1 लाख रुपए कॉम्पनसेशन दे दी। और वो लाख रुपए कितने दिन चलता है मैडम? हाथ का पैसों के साथ मत कीजिए। आप शायद नहीं जानती, बिना हाथ की जिंदगी कितनी मोहताज हो जाती है। Shut up! अपने हद मत खोलो। तुम ना ही मेरा मैनेजर हो और ना ही मेरा एडवाइजर। You are disrespectful. Understand? You better understand. एक मिनट मैडम, आपके समझती है राजू आपकी कार लेकर समुद्र के आगे स्ट्रेट करने गया है क्या? ये ठीक कह रहा है मैडम। एक मजदूर को दूसरे मजदूर की जान बचाने कुछ ठीक नहीं है। अगर आपने राजू से निकाला तो यहाँ कोई काम नहीं करेगा। हार्मनी समझ आया? अब जो जलाएगी वो क्या है, डिस्कॉर्ड भाई साहब। ठीक है, पढ़िए सर, बस बोलो नहीं। एक और जहां पर मजदूरों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। महर की सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरों की हड़ताल है। सीमेंट उत्पादन बंद है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। 2 दिनों से मजदूर हड़ताल कर रहे हैं। वेतन विसंगति और नियमितीकरण की मांग हो रही है। प्लांट का उत्पादन पूरी तरीके से ठप हो चुका है। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने 2 दिनों से मालगाड़ी भी रोक दी है। रेलवे ने फैक्ट्री से अपने रेल पढ़ो, जल्दी पढ़ो फटाफट, क्विकली। इसमें एक वर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन। जल्दी पढ़ो फटाफट।
पहले यहाँ तो पढ़ो, रेड वाला पूरा पढ़ो पहले हिस्सा। रेड वाले में कोई डाउट है क्या किसी को? रेड वाले पार्ट में देखो क्या लिखा है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दोस हु वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मनी। डिस्कॉर्डेड में कभी काम नहीं होता। अगर डिस्कॉर्ड हो भी जाता तो किसके लिए नुकसान है पता है? कंपनी के लिए भी और आप लोगों की खुद के लिए भी। प्रमोशन रुक जाती है, बहुत बार ऐसा होता है। दैट इज विद म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। Generally, in every organization, there are two groups of people, workers group and management group. And both the groups work as rival to each other. In this principle, Taylor insists that there is need for both the groups to change their attitudes of each other. भाई अगर आप लोग एक दूसरे से एटीट्यूड चेंज, अब एक बोलता हूँ, अगर आप लोग एक दूसरे से खारी खाते रहोगे, हाँ भाई नेगेटिव होते रहोगे यार, तो आप जितना मर्जी काम उससे पॉजिटिव करके देते हैं, आपका जो बिहेवियर है वो क्या रहेगा? नेगेटिव ही रहने वाला। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिकली अपने एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। और क्या बदलना पड़ेगा? अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा आप लोगों को। क्या एग्जांपल दे सकते हो कोई? पहले के जमाने में क्या होता था मैं तो बताता हूँ। पहले के जमाने में ना पता है क्या होता था, हमारे जो ये बेटा वर्कर्स है ना, इन लोगों को समझा जाता था बोझ। भाई ये हमारी कंपनी में बोझ है, एक्सपेंस है हमारे लिए ये लोग। भाई कंपनी के जितने भी इंप्लॉयज होते हैं, वर्कर्स होते हैं ना, इन लोगों को पहले समझा जाता था ये लोग क्या हमारी कंपनी के लिए एक्सपेंस का रोल प्ले करते हैं। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर आके हमारे भाई साहब ने बताया कि ये लोग एक्सपेंस नहीं है, इनको जो पैसा आप दे रहे हो ना ये आपकी कंपनी के लिए एसेट है। अगर ये आपकी कंपनी में ना हो ना तो आपकी कंपनी औकात नहीं है कंपनी के सर्वाइव भी कर जाए वो कंपनी। मतलब इन्हीं के दम से आप लोगों की क्या चल रही है? कंपनी चल रही है। तो इसलिए दोनों ग्रुप में क्या होना चाहिए? हमेशा हार्मनी, कभी भी डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया था? और टेलर ने बेटा इसको एक बात बोला, किससे इसको लिंक किया इसने? एक वर्ड जिसका नाम क्या है बेटा? मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब क्या है? कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक फॉर ईच अदर। समझ में? एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए मैं आपकी कंपनी का एम्प्लॉयर हूं, आप लोग मेरे सभी स्टाफ मेंबर्स हो, ठीक है जी। तो आप लोग जितने बच्चे भी बैठे हो ना, मेरे को लग रहा है कि ना इनमें से जो हमारा प्रिंस है ना, ये बहुत ही ज्यादा वेल डेडिकेटेड अपने काम को लेकर के, ठीक है जी। ये बीमार है, कुछ कुछ भी है, मतलब मेरे को इसका काम 100% मिलता है। आप लोग सारे के ग्रुप में से क्या मुझे इसको अलग से प्रमोशन देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? यस, देनी चाहिए। यार अगर मुझे इससे काम मिल रहा है तो ये किसका फर्ज बनता है? मुझे अपने एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा ना। अगर मैं ये सोच के बैठू ना क्या फर्क पड़ता, छोड़ना है यार, मुझे एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। याद है मैं आप लोगों से कल स्किप लेवल की बात कर रहा था? यस सर। स्टाफ 1, स्टाफ 2, स्टाफ 3, उसके बाद सीनियर में सीनियर 1, सीनियर 2, सीनियर 3। अगर मुझे पता है कि स्टाफ 2 से डायरेक्ट सीनियर 1 बना जा सकता है, इतनी कैपेबिलिटी है इसके अंदर, बट मैं तब भी नहीं बना रहा, तो इसका मतलब क्या मैं गलत कर रहा हूं या नहीं कर रहा? यस, बिल्कुल गलत कर। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक की बात? तो मुझे अपने माइंडसेट को चेंज करना, सिर्फ मुझे नहीं, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी। एम्प्लॉयर को ये समझना पड़ेगा कि ये मेरे लिए बोझ नहीं है, मेरे लिए एसेट है। एम्प्लॉय को समझना पड़ेगा, एम्प्लॉय को कहता मेरे को क्या फर्क पड़ता है यार, छोड़ना क्या फर्क पड़े, मुझे मुझे काम नहीं करके देना, बट उसको भी अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। इसे क्या बोला जाता है फिर? हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड। समझ में आया? कोई दिक्कत? पक्का? पहला क्या पढ़ा था हम लोगों ने? डिवीजन ऑफ कहाँ है तू दुनिया में? ठीक है यार, कुछ भी। साइंस, नॉट रूल ऑफ। सेकेंड, हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्ड। आइए थर्ड। थर्ड क्या था? कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। फिर से रिपीट करो, कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। क्या मतलब है इसका? सुन लो, हाँ जी, पढ़ो एक बार के लिए। इसकी वो गायब हो गई। पढ़े जरा एक बार। मैंने भी एक बात बता दिया था, इट इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ हार्मनी, नॉट डिस्कॉर्डेड। वही सेम है भाई, पढ़ो जरा फटाफट जल्दी से। शायद मैं कोऑपरेशन का मतलब बता चुका हूं आप लोगों को, यस सर। है ना? कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस क्लियर किया था मैंने। पढ़ो फटाफट। ये वाला एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे चुका हूं। भाई जब भी हम लोग किसी भी एम्प्लॉय को टास्क देते हैं ना, तो उसका स्टैंडर्ड टाइम उसके साथ देते हैं, ताकि उस बंदे को पता हो कि ये वाला काम इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया था? तो क्या नाम है बनेगा इसका? कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, हाँ जी, पढ़िए जरा। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेड एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी।
आप लोगों को पता है जब हम लोग बेटा कंपनीज में काम कर रहे होते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं, तो कंपनीज हमारे को बहुत सारे ना बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। मैं सिर्फ यहाँ पे बेनिफिट्स मतलब वही अलाउंसेस परक्यूजर्स की बातें नहीं कर रहा हूँ। आपको पता है जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लो मैंने एक बीकॉम ग्रेजुएट हूँ और मैंने क्या कॉलेज से ना कैंपस प्लेसमेंट ले ली और मैं किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरी सैलरी का लेवल है सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए, क्योंकि ग्रेजुएशन के दम पे 25,000 से इस फालतू की नौकरी मिलती भी नहीं है। अब गुड़गांव जैसे शहर में या किसी दूसरे शहर में जा करके क्या 25,000 में गुजारा पॉसिबल है क्या? अपने लिए भी कर दो तो बहुत बड़ी बात है, फैमिली के लिए तो सोचा जा भी नहीं सकता। तो ना कंपनीज बेटा आप लोगों को फैसिलिटीज देती हैं कि भाई आप ना एक काम करो। एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं सीपीए, सुने किसी ने सीपीए का नाम? जैसे हमारे इंडिया में सीए होता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैसे ही बेटा यूएसए में सीपीए होता है। सीपीए का फॉर्म क्या होगा? सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। फिर से बोलो, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो ना जिस भी पर्सन ने वो सीपीए की डिग्री कर ली ना, और सीपीए की डिग्री बेटा ऐसे नहीं होती, सीपीए हो गया, एसीसी हो गया, उसके बाद सीएफए हो गए, सीएमए हो गए, सारे के सारे जो कोर्सेज है ना बेटा, ये कंपनीज खुद करवाती है। मतलब 8 से 10 लाख रुपए लगते हैं इन चीजों के लिए। तो ये पैसा कंपनीज अपने पल्ले से भरती है, अपने पल्ले से। मतलब आप कंपनी में काम कर रहे हो और ये वाला पैसा कौन भरेगी? कंपनी भरेगी। बट कंडीशंस क्या है? फेल के केस में आपको भरना पड़ेगा, कंपनी सिर्फ पास के केस में देगी। क्योंकि आपको बता दूं 15,000 रुपए का एक एग्जाम होता है इसका, ठीक है। आप सोचो तो आप तो बार बार पढ़ोगे नहीं, फेल होते रहोगे, कंपनी पागल थोड़ा ना यार इतनी। कंडीशन सिर्फ कब है? पास के केस में देगी। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? अब मान लो कंपनी ने आपको पैसा दिया, मान लो 3 साल मेरे को लग गए मान लो सीपीए करने के बाद, उसको मेरी सैलरी पता है कितनी हो जाएगी? कितनी थी स्टार्टिंग बताई थी मैंने? 25। अब हो गई बेटा सैलरी आप लोगों को कितनी? 1.25 लाख, 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000, ऐसे पैकेज मिलता पर मंथ का। ऐसे पैकेज मिलता है पर मंथ का। तो बताना क्या कंपनी को हर एक वर्कर के बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? उसकी ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट और उसकी प्रोस्पेरिटी के लिए सोचना चाहिए ना? क्या समझ में आ रहा है इसको देख करके तुम लोग? मतलब उसकी अच्छी चीजों के लिए सोचना, जैसे दिवाली पे गिफ्ट देना, बोनस प्रोवाइड कर देना, वो सारी चीज। और जैसे काम आप 100% करो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो मेरा फर्ज बनता है आपको बोनस प्रोवाइड करना। आपको पता कंपनी में लाख लाख, सवा सवा लाख, 1.5 लाख तो बोनस बोनस आ जाता है अगर आपका काम बेस्ट होता है तो। डिपेंड करता है आपकी यूटिलाइजेशन के ऊपर। हर साल आता है, हर साल। मेरी बहन को भी 2 बार मिल चुका है 1 लाख रुपया, तो वो बोनस होता है, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट है इसमें? पढ़ो एक बार जल्दी से फटाफट। Correct. Industrial efficiency depends upon the efficiency of workers. Workers' efficiency depends upon proper training and their selection. Tailor's instinct due on care should be taken while selecting the employees, and after selecting them must give a job according to their qualification. Employees must be sent for training from time to time to update their knowledge. ये अगली वाली बात मैंने आप लोगों को बताया, सीपीए की डिग्री खुद करवा रही है कंपनीज, तो आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। This will ensure greatest efficiency and prosperity for both company and worker. अब इससे कंपनी को क्या फायदा हो रहा था यार? तुमने वो तो पूछा ही नहीं, तुम्हें पूछना चाहिए था। अब कंपनी को तो वो बंदा पहले ठीक था, 25,000 देने पड़ रहे थे, अब कंपनी को देना पड़ रहा है 1,20,000 रुपए। कंपनी को क्या फायदा हो? और पैसा भी कंपनी भर रही है जो आपको डिग्री करवाई है, तो कंपनी तो लॉस में जानी चाहिए हिसाब से। सुनो ध्यान से, कंपनीज क्या करती है बेटा? आपसे एक बॉन्ड साइन करवाती है। वो बॉन्ड साइन में क्या लिखा होता है कि आफ्टर सीपीए जब आप बन जाओगे, हम पैसा भर रहे हैं, तो आपको 4 साल, 3 और 4, 2, 2, 3 और 4, 3 साल और 4 साल आपको हमारी कंपनी में ही काम करना पड़ेगा, आप रिजाइन नहीं कर सकते। मान लो अगर दूसरी कंपनी ने मेरे को ऑफर दे दिया 1,60,000 का, तो मैं तो सोचूंगा ना यार 1,20 और 1,60 में मैं तो चूज करूंगा 1,60 का। यस सर, सिखाया किसने सारा? पहली कंपनी ने। बेनिफिट किसको मिल रहा है? सेकंड कंपनी को। इसलिए कंपनी पहले क्या करा लेती है? साइन बॉन्ड करा लेती है, बॉन्ड साइन कराती है सिर्फ 3 साल के लिए। और यार खरीद थोड़ा लिया उन्होंने मुझे, उसके अंदर आपके पास बॉन्ड रिजेक्ट करने का ऑप्शन भी है। ये तो ना आप बंद के रहोगे। अरे एक बात बताओ, दूसरी कंपनी से मुझे 2 लाख रुपए का ऑफर आ गया, मैंने कहा लो अपने 4 लाख मुंह पे मारो, मैं जा रहा हूँ छोड़ के दूसरी कंपनी में, क्या फर्क पड़ता है यार? समझ में? बोर्ड छोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप पैसा वापस करो कंपनी का जो आपको कंपनी ने लगाया आपके ट्रेनिंग के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? कंपनी के पास सिर्फ राइट है आपके लिए, जो कंपनी ने पैसा खर्च किया आपकी ट्रेनिंग पे, सिर्फ वो रिटर्न लेने का राइट है बस, और कोई राइट नहीं है कंपनी के पास। समझ में आया? कंपनी आपको बांध के नहीं रख सकती भाई, बिल्कुल भी नहीं।
समझ में आया? तो इस ये टेलर सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि आपको लोगों को जो लग रहा है ना कि आपके एम्प्लॉयज बहुत डेडिकेटेड है, तो उनको आपको क्या मिल देनी चाहिए, डेवलपमेंट देना चाहिए, उन लोगों को डेवलप करना चाहिए। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? ये वैसे आएगा पॉइंट, अभी आगे आप लोग चैप्टर है पूरा। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? ट्रेनिंग तो सर वो सीख रहा है उस चीज ट्रेनिंग को, और डेवलपमेंट डेवलपमेंट। ठीक उसको। चलो इतना बता सकता हूँ, ट्रेनिंग इज अ नैरो कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। वाइड बोलो, ब्रॉडर होने की बात है, इतना बता सकता हूँ। और थोड़ा सा और, बेटा ट्रेनिंग के अंदर ना हम लोग उसको ट्रेंड करते हैं, नॉलेज देते हैं सिर्फ उसकी फील्ड के हिसाब से, जो वो बंदा जॉब कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बंदे को रखा हुआ है एचआर डिपार्टमेंट में, तो उसको मैं नॉलेज किस चीज की दे रहा हूँ? सिर्फ एचआर की। डेवलपमेंट का मतलब उस पर्सन की ऑल ओवर डेवलपमेंट कर रहा हूँ, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहा हूँ, उसकी कम्युनिकेशन में मैं हेल्प कर रहा हूँ, मतलब हर फील्ड में उसको डेवलप करना है अपने को, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट वाला। तो आपके हिसाब से बताना क्या होना चाहिए? सिर्फ ट्रेनिंग तक फोकस होना चाहिए, डेवलपमेंट पे होना चाहिए? डेवलपमेंट तक। चारों प्रिंसिपल समझ में आए? पहला क्या पढ़ा? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड कोऑपरेशन नॉट इंजुरिज्म। फोर्थ डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। हाँ जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है बेटा? फंक्शनल फॉर्मेशन। फिर से बोलो, क्या है? फंक्शनल फॉर्मेशन। सुनिए ध्यान से, पहले ये देखो, ये पूरे चार्ट को बेटा समझने की कोशिश करो। फर्स्ट नंबर पे कौन आ रहे हैं आपके? टॉप लेवल मैनेजमेंट। सेकंड पे कौन आती है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। थर्ड पे कौन आते हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट। इन्हें बोलते हैं बेटा हम लोग प्लेटफॉर्म वर्कर्स। कौन होते हैं? प्लेटफॉर्म वर्कर्स। इतना क्लियर हो गया? चलो आगे। ये पूरा सिस्टम हमारा क्या है? एक फंक्शनल फॉर्मेशन है। क्लियर हो गया? ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, हायरार्की बताई थी इस वर्ड को मैंने, हायरार्की होती है ये। हायरार्की मतलब एक पूरी चेन जो एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रही है बेटा? चलती है। फिर से रिपीट करो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। हाँ जी, टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरपर्सन, ये सब, प्रेसिडेंट, ये सब का इंक्लूड कहाँ होंगे बेटा आप लोगों के? टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट। मिडिल लेवल पे डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंटल मैनेजर्स बोलते हैं, जैसे कि एचआर मैनेजर, एडवर्टाइज एडवर्टाइज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये सारे हो जाएंगे, मार्केटिंग मैनेजर सब आ जाते हैं। लोअर लेवल पे सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर बोलते हैं बेसिकली इनको। हाँ जी, उसके बाद फिर कौन आगे? वर्कर्स, वर्कर्स, इनको क्या बोलते हैं फिर? प्लेटफॉर्म वर्कर्स। चलिए सीखिए आगे इसको पूरा। तो बेटा फंक्शनल फॉर्मेशन पूरा का पूरा एक क्या है? कंपनी का चेन, जिसके अंदर सब लोगों ने बेटा मिलकर के क्या करना है? काम करना। अगर फंक्शनल फॉर्मेशन का एक भी, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लगा लो, सुनो ध्यान से, टॉप, मिडल, लोअर और प्लेटफॉर्म है ना, चार हो गए। गाड़ी का एक पहिया भी अगर खराब हो जाए तो गाड़ी काम करेगी? सेम यहां पर है, टॉप लेवल काम नहीं करेगा तो काम खत्म ही हो जाएगा, लोअर नहीं करेगा, मिडल नहीं करेगा, प्लेटफॉर्म नहीं करेगा, मतलब हर जगह से क्या है? गड़बड़ है। तो हम लोगों को चेन को इस तरीके से डेवलप करना है, इस तरीके से चलाना है कि हमारी कंपनी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रोथ 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 कर रहे। समझ में आया? और हर कंपनी में बेटा ये फंक्शनल फॉर्मेशन फॉलो होती है, बस कहीं पर छोटे लेवल पे होती है, कहीं पे बड़े लेवल पे होती है, होती हर जगह पे। समझ में आया? समझते हैं क्या होता है? सुनो ध्यान से बेटा, क्या होता है? एक वर्ड यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो, प्रोडक्शन प्लानिंग, और एक वर्ड क्या लिखा है मैंने? कंट्रोलिंग, और एक वर्ड क्या लिखा है मैंने? इम्प्लीमेंटेशन। क्या कोई मुझे बता सकता है क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, पूरे के पूरे फंक्शनल फॉर्मेशिप में दो लोग होते हैं, एक होता है बेटा प्रोडक्शन ऑफिसर, एक होता है प्लानिंग ऑफिसर। फिर से रिपीट करो, पूरे के पूरे सिस्टम में कितने लोग होंगे? दो। पहला कौन होगा? प्लानिंग ऑफिसर। दूसरा कौन होगा? प्रोडक्शन ऑफिसर। ये सब लोग बेटा मिलकर के क्या करते हैं? प्लान करते हैं। ऑफिसर, प्लानिंग ऑफिसर क्या करेगा? प्लान करेगा, प्लानिंग करेगा। प्रोडक्शन ऑफिसर क्या करेगा? वो ये चेकआउट करेगा कि मुझे कितनी क्वांटिटी में सामान को प्रोड्यूस करवाना, कितनी क्वांटिटी में सामान को बनवाना। तो इस चीज को बेटा इंप्लीमेंटेशन करेंगे ये लोग। इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना। उसको फिर लास्ट में क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। तो ये सारा काम किनका होता है? हमारे फोरमैन का होता है। यहां तक समझ में किसका होता है? फोरमैन।
अब आगे सुनिए, बस इसके लिए ज्यादा आप काम नहीं करेंगे। हाँ जी, अब आ गया भाई हाथ, देखो फंक्शनल फॉर्मेशन में बेसिकली कितने लोग हैं? दो। पहले कौन आएंगे? प्लानिंग ऑफिसर। दूसरे कौन आएंगे? प्रोडक्शन ऑफिसर। फिर से बोलो, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्लानिंग ऑफिसर, प्रोडक्शन ऑफिसर। प्लानिंग डिपार्टमेंट इज डन बाय प्लानिंग ऑफिसर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज डन बाय प्रोडक्शन ऑफिसर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए क्लियर करना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हाँ जी, अब देखो पूरी फैक्ट्री के अंदर बेटा दो लोगों का काम आ गया, तुमने देखा भी होगा। ये लोग क्या कर रहे हैं? बेसिकली प्लान्स बनाने का काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? उसको एग्जीक्यूट करने का काम कर रहे हैं, यानी कि वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। बताना जरा, मशीनें किसके हाथों में होंगी? प्लानिंग वाले के, प्रोडक्शन वाले के? ऑब्वियस सी बात है, कहां पे होंगी? प्रोडक्शन ऑफिसर के पास। यहां तक क्लियर हो गया? तो फिर से रिपीट करो, पूरे फंक्शनल फॉर्मेशिप में कितने लोग? दो। कौन कौन? प्लानिंग ऑफिसर, प्रोडक्शन ऑफिसर। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको समझो पूरा का। सबसे पहले नंबर पे कौन आ रहा है? फैक्ट्री मैनेजर। वो जो बंदा था ना हाथ वाला ऐसे करने वाला, वो आपका फैक्ट्री मैनेजर है। उसके दो हैंड है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। राइट हैंड में कौन आ रहा है? उसके लेफ्ट हैंड में कौन आ रहा है? प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज, या प्लानिंग ऑफिसर या फिर प्रोडक्शन ऑफिसर। अब इस प्लानिंग ऑफिसर के अंदर बेटा टोटल 4 लोगों का मेनली काम होता है। किनका होता है? 4 लोग। जल्दी बोलो कौन कौन है। सबसे पहले नंबर पे कौन आया? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। दूसरे पे कौन आया? क्लर्क। थर्ड पे कौन आया? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। फोर्थ पे कौन आया? डिसिप्लिनरियन। पहले बोलो चारों नाम फटाफट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दूसरे नंबर पे रूट क्लर्क, तीसरे नंबर पे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, चौथे नंबर पे डिसिप्लिनरियन। क्लियर है यहां तक की बातें? अब जो अगला नंबर बेटा आप लोगों का प्रोडक्शन इंचार्ज या फिर प्रोडक्शन ऑफिसर, उसके टोटल कितने लोग आ रहे हैं? 4। कौन कौन से? गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस और इंस्पेक्टर। फिर से बोलो, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, उसके बाद इंस्ट्रक्टर, सॉरी इंस्पेक्टर, और क्या आएगा? स्पीड बॉस। यहां तक समझ में आया? अच्छे तरीके से इसको पूरा एनालाइज कर लो फिर से, प्लीज, इंपॉर्टेंट है ये। कर लिया? अब अपने माइंड में बोलो ये चारों के चारों नाम फिर से, प्लानिंग वाले के भी और प्रोडक्शन वाले के भी। चारों नाम बोलो। रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस। बताना था रूट क्लर्क इज अ पार्ट ऑफ, प्लानर, जल्दी बोल, देखना मत वहां पे। रूट क्लर्क इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग ऑफिसर। इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर इज अ पार्ट ऑफ, गैंग बॉस इज अ पार्ट ऑफ, इंस्पेक्टर इज अ पार्ट ऑफ, उसके बाद स्पीड बॉस इज अ पार्ट ऑफ, गैंग बॉस है नहीं, स्पीड बॉस है तो सही। इतना समझ में आया? दोनों याद हो गए? अब बेटा हम लोग ना एक एक करके बात करते हैं हर एक चीज के बारे में, सुन ध्यान से। फर्स्ट नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, हमारा रूट क्लर्क। अब हम लोग ना रूट क्लर्क का काम बता रहे हैं कि रूट क्लर्क का काम क्या होता है। सुनो ध्यान से, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। एक रूट है बेटा, मैं आप लोगों को एक रूट बना रहा हूं। ये कौन है? पर्सन ए। अब इस पर्सन ए से ना काम जाएगा 2 लोगों के पास, पर्सन बी के पास और पर्सन सी के पास। फिर ये दोनों लोग बेटा अपना टास्क कंप्लीट करके किसको हैंड ओवर करेंगे? डी को हैंड ओवर करेंगे। अब डी के बाद काम जाएगा फिर किसके पास? ई के पास। फिर ई के बाद जाएगा 3 लोगों के पास, एफ, जी और एच। फिर आई के पास तीनों का टास्क कंप्लीटली ओवर होकर के आएगा। ये कि मैंने क्या बना दिया? एक रूट। तो ये रूट को डिजाइन करने का जो काम है ना बेटा, वो किसका होगा? हमारे रूट क्लर्क का। समझ में आया? अब देखो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या होगी, आपको पता होगा, जैसे शूज का एग्जांपल लेते हैं बेटा हम लोग। फॉर एग्जांपल, पता ना शूज को बनाने के लिए प्रॉपर क्या क्या चाहिए? तो अपने को लेदर चाहिए, लेदर को शेप देनी पड़ेगी, लेसेस वगैरह चाहिए अपने को उसमें, और क्या चाहिए होगा? क्या? हाँ जी, और क्या क्या चाहिए होगा? सोच के देखो। अब सोच के देखो, मैंने आप लोगों से बोला कि जो ए है ना, बस बोलो नहीं, ए ने ना अपना टास्क कंप्लीट करके दे दिया टाइम पे, बिल्कुल ठीक है जी। बी ने भी कर दिया, सी ने भी कर दिया, काम डी के पास आ गया। डी ने भी अपना काम प्रॉपर कंप्लीट करके ई को दे दिया। अब ई के बाद काम कहां जा रहा था? 3 लोगों के पास, एफ, जी और एच। अब क्या हुआ भाई साहब, एफ ने काम कर दिया,
जी ने काम कर दिया, लेकिन जो ये एच है ना, इसने अपना काम टाइमली परफॉर्म नहीं किया। तो सोच के देखना, जब इसने अपना टास्क टाइमली परफॉर्म नहीं किया, तो क्या आई अपने काम को आगे किसी को एग्जीक्यूट कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। समझ में आया? तो बेटा ये रूट डिजाइन का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि डन कौन करता है? ये रूट क्लर्क। पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। कह रहे दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अप, हाँ जी, टू फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल और मैनुअल जॉब। समझ में आया? क्या होता है? इसको बोलते हैं रूट क्लर्क। हाँ जी, अब देखो रूट कैसे हो रहा है। सबसे नंबर पे क्या होता है? अब जैसे यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं बेटा? डव का शैम्पू बन रहा है, देखो यहाँ पे। हाँ, साबुन है, शैम्पू है, बात ही बात, ठीक है ठीक है। हाँ जी, उसको पहले क्या किया हम लोगों ने? मिक्सर किया, तो ये रूट बन गया ना प्रॉपर। पहले मिक्सर वाला बंदा बनाएगा, फिर उसको मिलर किया जाएगा, फिर उसको पाउडर किया जाएगा, फोर का स्टेप ये रहा। फिर से कटिंग होगी, फिर स्टैंपिंग लगेगी, फिर उसकी रैपिंग होगी, फिर वो डव शैम्पू उसके बाद मार्केट में जाएगा। तो ये पूरा क्या हो गया? रूट बना दिया पूरा का। ये काम ऐसे होना है। समझ में आ गया? इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? रूट क्लर्क। हाँ जी, दिख गया आप लोगों को? कोई दिक्कत? चले आगे। पढ़े बेटा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ऑब्वियसली देखो नाम से पता लग रहा है यार, जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराने का काम करेगा, काम ऐसे ऐसे होना होगा। पढ़ो जरा। क्या दिस फोरमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शंस नेसेसरी टू कैरी ऑन द जॉब इन अ स्पेसिफाइड, सिंपल सी बात बोली उसने, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये कौन है? वर्कर है, ये प्रॉपर बंदा उसको सारा का सारा काम समझा रहा है कि ऐसे ये बंदा काम करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि तो प्लानिंग ऑफिसर है ना यार, काम नहीं करेगा, ये सब समझाने का काम करेगा। उसके बाद यहाँ देखो ये बंदा कौन है? आपका प्लानिंग ऑफिसर है, इसको सारा का सारा टास्क समझाने का काम कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे काम को कर। तो क्या देने वाला है? ये इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ठीक है जी। हाँ जी, थर्ड क्या है बेटा? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। व्हाट इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क? समय और काम, ये जो एक पूरा का पूरा आप लोगों को पता है, एक कॉस्ट अकाउंटिंग नाम की चीज होती है। यस सर, अकाउंटिंग है। शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा क्लास 11th के अंदर, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पार्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो हम लोग अभी तक क्लास 11th और 12th पढ़ते हैं ना, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब जैसे जैसे आप लोग बड़े होगे, ग्रेजुएशन फील्ड में जाओगे, प्रोफेशनल कोर्सेज में जाओगे, तो वहां पर आप लोग सारी अकाउंटिंग पढ़ोगे। टैक्स अकाउंटिंग भी पढ़ोगे आप लोग वहां पे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे, सब चीजें पढ़ोगे आप लोग बेटा इसमें। समझ में आया? तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का बेसिकली काम क्या होता है? कि टाइम पे काम खत्म करवाना और टाइम पे काम। आप एक तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ, एक सुनो। मुझे अभी तक याद है ये वाली बात। हमारे यूनिवर्सिटी जब बन रही थी, तो प्रॉपर ना आपको पता होगा, एक वो देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको? ठेका बोलते हैं जिसको हम लोग, और ठेके को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि भैया इतने टाइम के अंदर अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट, ये टाइम काम खत्म हो जाए। जैसे हाईवेज वगैरह बनते हैं यार, तो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ना वहां पे ना एक बोर्ड लगा हुआ था, वहां पर लिखा हुआ था स्टार्टिंग डेट, कंप्लीशन डेट, ब्रैकेट में लिखा था एस्टिमेटेड। भाई इतने टाइम के बाद अपने को काम वो खत्म करवाना होगा। अगर तुम्हें बता दूं, अगर वो कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी जो है आप लोगों की, वो कॉन्ट्रैक्चुअल एजेंसी जो है, वो टाइम पर काम खत्म नहीं कराते ना, तो उसको पेनल्टी भी लगती है गवर्नमेंट की तरफ से। समझ में आया? तो टाइम एंड कॉस्ट का काम बेसिकली क्या है? कि प्रॉपर वर्कर्स टाइम पे आ रहे नहीं आ रहे, प्रॉपर वर्किंग उन्होंने की है नहीं की, और कितनी कॉस्ट में काम होना चाहिए, तो कितनी कॉस्ट उन्होंने काम किया, तो पूरे कॉस्ट शीट बनाने का काम करता है कौन? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। समझ में आया? बढ़े आगे। क्योंकि आपको पता होगा जो मजदूर होते हैं, जो लेबरर होते हैं, उनको हम लोग आवरली रेट देते हैं। अब मान लो एक बंदे ने 10 से लेकर 3 तक काम किया, बताएं कितने घंटे हो गए? 10 से 3, 5 घंटे तो उसकी प्रॉपर वर्किंग में डालना है कि इस बंदे ने 5 घंटे काम किया। किसी ने 8 घंटे किया तो 8 घंटे, 10 घंटे के 10 घंटे, तो प्रॉपर एक सिस्टम बना के चलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ओके, देखो ये कॉस्ट शीट होती है, तो इसमें ज्यादा जाएंगे नहीं, इसके ऊपर काम नहीं करेंगे। हाँ जी, ये कौन है? डिसिप्लिनरियन। तुम देते समझ गए होगे इसका काम क्या होगा। ये लेके लगता है हाथ में एक छड़ी, डंडे, लेट आया फिर डंडे पे डंडे, मतलब समझा सकते। ठीक है, डिसिप्लिन का काम बेसिकली क्या है? समझाऊं? प्रॉपर लोगों को, जितने भी आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको किस में रखना? डिसिप्लिन में रखना।
ठीक है, पढ़ना जरा। दिस फॉर्मन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक। ठीक है, हाँ जी, समझ गए एग्जाम्पल से ही आप लोग इसमें। फैक्ट्री के अंदर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान, गुटखा खाना सख्त मना है। समझ में आ गया? क्या हो गया गौरव? चलिए अब आगे हम लोग प्रोडक्शन, चारों पॉइंट समझ में आए। पहले नंबर पे क्या बोला हम लोगों ने? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। दूसरे पे क्या बोला हम लोगों ने? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तीसरे में हमने क्या बोला? डिसिप्लिन हम लोगों ने पढ़ लिया था एक। फोर्थ पे क्या पढ़ा था? फर्स्ट पे, हाँ वो तो आगे पीछे करो, कोई दिक्कत नहीं है, चारों पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। हो गए चारों। अब हम लोग आगे बढ़ा किसके अंदर? जो फोरमैन आएंगे किस डिपार्टमेंट में? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। चार नाम बताए थे, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। फिर बोलो, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। चलिए आप लोगों को समझ आ गया होगा, इन सबका काम बेसिकली कैसे होता है? मशीनों पे होता है। ठीक है जी, मशीनों पे काम होगा सारा। लो जी, फर्स्ट नंबर पे कौन है आप लोगों का? गैंग बॉस। इस गैंग बॉस का बेसिकली काम क्या होता है कि ये चेकआउट करना कि सारी की सारी जो मशीनें या टूल्स है वो प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इनको सबको चेकआउट करने का काम किसका है? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सुनो। आप लोगों ने किस किस ने सुना हुआ बेटा, जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग के एग्जाम हो गए, सीयूटी एग्जाम्स हो गए, सुना हुआ है ना? ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं ना वो ऑनलाइन मोड में होते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक पेपर के अंदर एक सेंटर में ना, फॉर एग्जाम्पल 12 या 1500 बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल पेपर देने वाले, तो ऑब्वियसली वहां पे 1200-1500 कंप्यूटर पे लगा रखे होंगे। अब उस बंदे का काम क्या है? सुबह उठते ही जिस दिन एग्जाम है ये चेकआउट करना है कि सारे के सारे कंप्यूटर्स प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस में है या नहीं। समझ आ गया? क्लियर हो गया? तो उसका काम क्या होगा? बेसिकली गैंग बॉस का काम होता है। ठीक है, प्रॉपर टाइम। तुमने ये भी चीज देखी होगी, आपको ना ट्रेन के जो लाइन होती है उसकी, उसके अंदर ना वो लगे होते हैं लोहे के बहुत बड़े बड़े, उसको वो कर देखे होंगे शायद आप लोगों ने। जो लोग ट्रेन में जा रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कई बार वो कर रहे होते हैं काम वहां पे, ठीक ठूक करने वाला देखा है कभी? तो गैंग बॉस का वहां पे भी काम क्या होता है? ये चेकआउट करना कि वो प्रॉपर सिस्टमेटिक कंडीशंस में है या नहीं है। अगर वो है तो ओके, बट अगर नहीं है तो फटाफट जा करके रिपेयर बॉस को बताना कि भाई वहां पे ये प्रॉब्लम्स है, जाकर उसको रिपेयरिंग करो। समझ में आया? हाँ जी, फिर क्या है? स्पीड बॉस। क्या मतलब है स्पीड बॉस का? स्पीड से काम नहीं करना, टाइमली काम को खत्म करवाने का काम कराना बेसिकली अपने। ठीक है ना, अरेंजमेंट कराना फटाफट ताकि टाइम जल्दी जल्दी खत्म हो पाए, ये एश्योर देना कि प्रॉपर टाइम पे लोग काम खत्म कर देंगे। ठीक है, हाँ जी, समझ गए रिपेयर बॉस का मतलब तो क्या होता है यार? क्या मतलब है रिपेयर बॉस का? जितनी भी आपकी मशीन्स है, रिपेयर करने वाला, झाड़ू लगाने वाला, पोछा। So this post ensures that machines and tools are kept in working conditions. को करना कंडीशंस को ठीक, ठीक है। फिर कौन है? इंस्पेक्टर। क्या मतलब होता है इंस्पेक्टर का? जिसे तुमने सुना होगा फूड सप्लाई होता है, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर सुना है कभी ना? सुने ना? ये वो चेकआउट करते हैं, जैसे मान लो जितने भी फोरमैन अपने प्रोडक्शन करके दे दी, तो वो जैसे हमारा बिजनेस है दाल बनाने का, चावल बनाने का बिजनेस है, तो वो बन गया पूरा का पूरा। अब उसकी क्वालिटी तो चेक करनी पड़ेगी ना कि जिस क्वालिटी का मैंने बोला था बनाने के लिए उस क्वालिटी में माल बना या नहीं बना। अब जैसे क्वालिटी ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड क्वालिटी, डी ग्रेड क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी चेकआउट करने का काम किसका होता है? हमारे इंस्पेक्टर भाई का होता है। तो क्या क्या चेकआउट करता है ये? टू डिसाइड अबाउट द स्टैंडर्ड, पहले तो स्टैंडर्ड देता है कि इतना बनना चाहिए। जैसे मान लो हमने कहा था बी ग्रेड क्वालिटी बननी चाहिए हमारी, फिर वो चेकआउट करता है उसकी वेरिएशंस कितनी आई हैं। मान लो सी ग्रेड की वेरिएशंस आ गई, सी ग्रेड आ गया टोटल उसका। अब वो वेरिएशन देखो है या नहीं है। वेरिएशन मतलब क्या होता है? भाई जो स्टैंडर्ड था और जो एक्चुअल आया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ना एक टास्क दिया कंप्लीट करने के लिए अंशुल को कि बेटा ये टास्क 10 घंटे का है, 10 घंटे में बड़े आराम से हो जाएगा। ये क्या था? स्टैंडर्ड टाइम। काम इसने पूरा किया कितने घंटे में? मान लो 12 घंटे में। पता ना वेरिएंस कितना आ रहा है? 2 घंटे का वेरिएंस आ रहा है। तो बताओ क्या, जब मैं पूछूंगा या पूछूंगा भाई ये 2 घंटे एक्स्ट्रा कहाँ लगाए? कहते बीवी की टांगे दबा रहा था या घूमने गया हुआ था, मतलब ये अपने एक्सक्यूजेस देगा मेरे। समझ में आया? तो ये काम किसका? बेसिकली हमारे इंस्पेक्टर का हो। बोलो समझ में आया? पक्का क्लियर हो गया यहाँ तक की सारी बातें? पढ़ो जरा इसको फटाफट से।
कितने स्लाइड्स रह गई हैं भाई? बस हो ही गए, खत्म ही हो गए। 8-10 ही रह गई हैं, खत्म करते हैं इसको। तो 3:53 ही हुआ वैसे भी, कोई बात। तो हमारे टेलर भाई साहब ने ना प्रिंसिपल के साथ साथ में कुछ स्टडीज भी दी हैं बेटा करके। तो बताना जरा, वर्क स्टडीज के अंदर कितनी चीजें आ गई टोटल? 4। कौन कौन सी? मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और फैटिग स्टडी। फिर से रिपीट करो। मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, ये सारी स्टडीज दी किसने है? FW टेलर ने। तो हमारे भाई साहब ने तो जो अपना हेनरी फेल्डो से टेस्ट किया देते 14 प्रिंसिपल्स, इस भाई साहब ने क्या किया? प्रिंसिपल्स एज वेल एज टेक्निक्स। तो 4 प्रिंसिपल्स और 4 टेक्निक्स। ठीक है जी। हाँ जी, फिर से बताओ। मेथड, टाइम, फैटिग, मोशन। ठीक है जी, देखते हैं क्या कहना चाह रहा। पहले तो बताओ वर्क स्टडी का मतलब क्या है। थोड़ा वर्क स्टडी के बारे में एक बारी के लिए। अब उस वर्क स्टडी के अंदर ही आएगा सारे वो स्टडीज। या तो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिए थे इतने सारे, वो एक को इंफ्रा मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो वो भी एक स्टडी की गई थी। एक्सपेरिमेंट है बेसिकली ये लोग, ये ऐसा कह सकते हो आप लोग। ठीक है, इसको ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है अपने को। हाँ जी, वर्क स्टडी के अंदर कितनी चीजें आ गई? 2। एक क्या आ गया? मेथड की स्टडी, और एक क्या आ गया? वर्क का मेजरमेंट। तो कितने हो गए टोटल? मेथड स्टडी के अंदर कितने आ गए? फैटिग स्टडी और मोशन स्टडी। फिर क्या आएगा आप लोगों का? टाइम स्टडी। देखो हर एक का पॉइंट समझते हैं एक एक करके। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पढ़ो फटाफट जल्दी से जल्दी। मेथड स्टडी, देखो भाई सिंपल से बात कर रहा हूं भाई, हमें क्या करना होगा? एक ऐसा बेस्ट मेथड यूज करना है जिससे हमारी मिनिमम तो क्या है? कॉस्ट, और मैक्सिमम क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट, लेकिन विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज इन क्वालिटी। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए हमारा। समझ में आया? अब देखो, मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम प्रॉफिट। आपको पता है ना यार, एक काम को करने के ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं नहीं होते? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस समय हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, हमें जांच गेट पे जाना है, तो बताना हमारे पास कितने कितने बेस्ट मेथड्स हो सकते हैं जाने के। पहले मैं टोटल मेथड बताओ कितने हो सकते हैं जाने के। यहाँ से हम लोग सीधा जा सकते हैं, यहाँ से पिछली गली से जा सकते हैं, उड़ के भी जा सकते। हाँ हाँ, वो बहुत पीछे से सफेद से घूम के भी जा सकते हैं। तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे जहां पर हमारी कॉस्ट और टाइम और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा? कॉस्ट कम है, प्रॉफिट ज्यादा हो और टाइम कम लगे। सिंपल। समझ में आया? तो इस स्टडी को बेटा करने का बेसिकली था ये मोटिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट सम वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब टू मिनिमाइज प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। साथ में अपना प्रॉफिट भी देखना है आपको। There are various methods of doing the job to determine the best ways. There are several parameters, right from procurement of raw materials till the final product is delivered to the customer. Every activity is a part of method study. ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप लोगों ने सामान यहाँ पर बनाया, ए पे सामान बनाया, डी पे मान लो आपको कस्टमर को सामान देना है, फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे पूरा जो टास्क परफॉर्म हुआ है ना, ये पूरा टास्क बेटा क्या है? बेसिकली एक मेथड स्टडी होता है। ठीक है, सामान बनने से लेकर के सामान को कस्टमर के पहुंचाने तक जितना भी ये प्रोसेस परफॉर्म हुआ, ये सारा प्रोसेस बेसिकली क्या बन जाएगा आप लोगों का? मेथड स्टडी। ठीक है, तो मेथड स्टडी का मेन टास्क क्या है जल्दी बताओ भाई। आपको बहुत सारे मेथड्स में से एक बेस्ट मेथड चूज करना है जिससे आपका टाइम कम लगे, कॉस्ट मिनिमम आए, प्रॉफिट मैक्सिमम और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी मैक्सिमम। ये याद रख लो, बस 4 बातें। ठीक है, हाँ जी। फिर क्या है? क्या मतलब मोशन स्टडी का? हाँ, अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटाना है। कैसे? क्या बात को एग्जांपल दे सकते हो? अननेसेसरी मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है? अननेसेसरी मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है?
बोलो। हाँ बोलो बेटा, अननेसेसरी मोमेंट्स बतानी है। बोलो एग्जांपल दो, तभी तो कह रहा हूँ, दो एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा। भाई आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटाना है, कैसे एलिमिनेट कर सकते हो उसको, अननेसेसरी मूवमेंट्स? हाँ जी। हाँ क्या? हाँ बताओ, बोलो ना भाई, तो पूछ रहा हूँ। अननेसेसरी मोमेंट्स का आप लोग क्या समझो बेटा अननेसेसरी मोमेंट से? बेफालतू की चीजें हटा सकते हो आप लोग। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। ये तो मैंने आप लोगों को भी एक रूट कलर का में एक एग्जांपल वो बनाया था, पूरा बना के दिखाया था, बना के दिखाया था ना। मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों के लिए ये ए है, यहाँ पे बी था, मान लो यहाँ सी है, यहाँ डी है, और यहाँ पे ई है। ठीक है जी। अब है ना, ये जो टास्क परफॉर्म हमने करवाया ना, ये टास्क सिर्फ और सिर्फ सी और डी भी कर सकते थे, ई के पास हमें जाने की नीड नहीं थी। तो बताना क्या ये सामान डी के पास पहुंचाने के लिए, ई के पास पहुंचाने के लिए क्या एक अननेसेसरी मूवमेंट हुई है, नहीं हुई? हुई है। भाई जब मैं कह रहा हूं कि ये काम सीओडी मिलके कर सकते हैं बड़ी इजीली, तो ई के पास वो काम गया है क्यों? अगर वो ई के पास काम जाएगा तो बताना क्या डिले होने के चांसेस बढ़ेंगे? तो हो सकता है वो काम ना करे, कॉस्ट भी आप लोगों की बढ़ेगी। तो इसलिए आप लोगों को मोशन स्टडी क्या कहती है कि आपको क्या करना है, बेसिकली अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटाना है। अगर आपको लग रहा है कि एक अननेसेसरी मूवमेंट है तो उसको हटा दो आप। समझ में आया? इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? कॉस्ट प्रोडक्शन आप लोगों की कम हो जाएगी, टाइम भी आप लोगों का सेव होगा, वो सारी चीजें। ठीक है, क्या करना है, अननेसेसरी मूवमेंट्स को हटा। ठीक है, इसमें होगा क्या, अननेसेसरी मूवमेंट क्या हो जाएंगे आप लोगों के, एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब खत्म हो जाना, और टाइम पे आपका काम क्या होगा बेटा, कंप्लीट, और एक अच्छी परफॉर्मेंस आप लोग जॉब कर भी पाओ। ठीक है, हाँ जी, क्या समझ पा रहे हो इससे? अननेसेसरी मूवमेंट्स को आपको क्या करना है, बेसिकली एलिमिनेट करके चलना होगा। नेक्स्ट क्या बेटा, क्या मतलब है फैटिग स्टडी का? हाँ जी, टायर्डनेस। बेसिकली क्या है, बीच में टाइम इंटरवल देना यार। अब ऑब्वियस सी बात है, मान लो आप लोगों की 4 घंटे की क्लास है, अब मैं कहूं मैं 1 मिनट का बीच में ब्रेक नहीं दूंगा आप लोगों को, क्या आप लोग काम कर पाओगे अच्छे से? नहीं कर पाओ। तो मतलब इस स्टडी के अंदर ये देखा गया था कि हमें वर्कर को कितने टाइम का बीच में ब्रेक देना है, जिससे वो बंदा क्या कर सके, अपना 100% एफर्ट से काम कर। अभी एक ऐसी मीम आ रही थी, एक बंदा सुबह ऑफिस में आ रहा है, वो बैठा करके बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट बैठा है, शाम तक उसकी कमर बिल्कुल पीछे तक होती है, भाई वो काम करने का मन नहीं कर रहा है उसका। तो ये कहना क्या चाह रहा है, फैटिग मींस टायर्डनेस। अ पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली if she and he does not rest while working. The rest interval will help one to the, हाँ जी, regain stamina and work again with the same capacity. This will result in increased productivity. अच्छा तुमने देखा होगा मिस्त्री मजदूर होते हैं, सुबह भाई साहब वो 8 बजे आएंगे, 8 से लेकर के 1 तक काम करेंगे, 1 से 2 उनको पता है हमारा क्या है, लंच ब्रेक। उसके बाद वो काम करेंगे, फिर 2 से 5 लो जी होगी छुट्टी, भाई साहब मजे वाली जिंदगी। हाँ हाँ, तो 15 मिनट चाय के भी हैं, फिक्स होते हैं। 15 मिनट वो वाले बीड़ी सिगरेट वाले भी टाइम भी वो चाय में आ जाता है क्या? हैं? हर घंटे 5 मिनट स्टार्ट। समझ में आया? मतलब अगर हम लोग प्रॉपर उनको टाइम इंटरवल देंगे, जैसे स्कूल में देख लो यार, हाफ क्या बोलती है आप, बीच में इंटरवल आता, लंच ब्रेक मिलता है ना हम लोगों को। तुम्हारा नहीं होता, तुम्हारा होता है नहीं होता? होता है ना। तो 5 के बाद समझ आ गया, फेडिक स्ट्रेप में याद रखना सिर्फ इंटरवल। ठीक है, ये देखो स्टार्टिंग में तो यो, और लास्ट में जाके देखो बेचारे की हालत क्या हो गई। तो उसको बीच में टाइम इंटरवल प्रॉपर मिलना चाहिए। हाँ जी, क्या मतलब है टाइम स्टडी का, क्या मतलब है? भाई आप किसी भी इंसान को, किसी भी वर्कर को काम दे रहे हो ना, तो उसका स्टैंडर्ड टाइम भी उस बंदे को साथ में दो, ताकि उसको काम को करने पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई ये काम इतने घंटे का, इतने घंटे में तेरे को करके देना है, दैट्स ऑल, बात कर। ठीक है, सिंपल है टाइम स्टडी, कोई ज्यादा खास है नहीं। आखिरी टॉपिक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। व्हाट डू स्टैंडर्डाइजेशन, व्हाट डू सिंप्लीफिकेशन?
पहले आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन का एक एग्जांपल दे देता हूँ, स्टैंडर्डाइजेशन का बाद दे देता हूँ, सिंप्लीफिकेशन का पहले बता। शूज वाला एग्जांपल है सेम। जब आप लोगों को दिखता होगा शूज वाला ले लो, एलईडी वाला ले लो। अब देखो एलईडी के साइज आते हैं बेटा, नॉर्मली फिक्स साइज होते हैं उसके। कैसे? 32 इंची हो गया, 64 में पहुंच जाओ, 40, 43, 55, ये चीजें हमारी लगी है यार। ये हमारी 55 लगी हुई है अभी के लिए यहाँ पे। 62, 80 भी आता है। तो ऐसे तो नहीं आते 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। मैंने क्या बोला है? सीक्वेंस में नहीं आते। तो हमने क्या किया, बेसिकली इन चीजों को सिंप्लीफाई करने का काम किया। जैसे शूज वाला एग्जांपल बनता है, अब नॉर्मल हमारे साइज जो शूज में आते हैं वो कितना आता है? नॉर्मल 7, 8, 9, ये नॉर्मल साइज आते हैं। अब जैसे जैसे बढ़ता रहेगा ना ये, वैसे वैसे कम होते रहेंगे, वो प्रोडक्शन भी कम होता है उनका। अब एक बात बताओ, 11 नंबर को जूता, मतलब ये कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, उसको ही आएगा यार 11 नंबर। ठीक है ना, नॉर्मली क्या चलते हैं, हाँ कॉस्ट भी ज्यादा आएगी, ऑब्वियसली होता है, ये होता ही है। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? अब नंबर में ऐसा होता है 8.33, 8.2, 8.5, तो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया है, तो हमने सिंप्लीफिकेशन यूज किया। हाँ जी, फिर आता है स्टैंडर्डाइजेशन। क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन का? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब कि आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना पड़ेगा। एग्जांपल, हाँ जी, क्वालिटी और जैसा स्पीच में देता है स्टैंडर्ड 6 और फिक्स कर बेसिकली हम लोग बात यहाँ पे बेटा क्वालिटी से ही करेंगे। कई बार ना क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वालिटीज होती है हर चीज की। क्वालिटी ए ग्रेड की, क्वालिटी बी ग्रेड की, क्वालिटी सी ग्रेड की। तो जब हम लोग किसी बंदे को टास्क परफॉर्म करने के लिए देते हैं ना, तो उसको क्वालिटी साथ बताते हैं कि ये क्वालिटी हम लोगों को मिलनी चाहिए। अगर वो मिल रही है, स्टैंडर्ड ओके है, एक्चुअल से तो ओके है। बट अगर ओके नहीं है तो क्या आएंगे? वेरिएशंस आएंगी। तो उनको वेरिएशंस को हमें क्या करना पड़ेगा? करेक्ट एक्शन उसके ऊपर लेना पड़ेगा। ठीक है, कुछ खास नहीं है इसमें से। बस इसको पढ़ लेना, ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। डिफरेंशियल पीस वेरिएशन सिस्टम पता होगा आप लोगों को क्या होता है ये? पता है। और मेंटल रिलेशन मैंने आप लोगों को पहले एटीट्यूड चेंज करना है। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। चैप्टर अपना ओवर। 1 घंटा 3 मिनट